हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी अकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम करेंगे फास्ट रिवीजन और यूथ प्रैक्टिस सेट को आज हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए हैं। तो इसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह को सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? तो वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक लिंग अनुपात में असमानता को माना है। किसको माना है? लिंग अनुपात में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो मार्गन यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। लुबाक, फ्रेजर तथा बिफ्रोल्ट इसके प्रमुख समर्थक हैं। इनका कहना है कि परिवार के आरंभिक काल में न तो विवाह का अस्तित्व था और न ही परिवार का, बल्कि पशुओं की तरह अनियमित यौन स्वतंत्रता पाई जाती थी। इनका कहना था कि पहले सब ऐसे ही रहते थे, ना कोई सामाजिक संबंध था और ना ही कोई परिवार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विस्तृत परिवार का अर्थ है। विस्तृत परिवार का क्या अर्थ होता है? विस्तृत परिवार का अर्थ है सम्मिश्रित परिवार। विस्तृत परिवार के घटकों समूह के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही घर में नहीं रहते हैं, प्राय वे एक दूसरे के नजदीक रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसमें मातृपक्ष या पितृपक्ष द्वारा दोनों पक्ष हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? तो विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है नातेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक हिंदू पुरुष अपने ही उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा अनुलोम व प्रतिलोम विवाह को वैध माना गया है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? हिंदू विवाह के 8 प्रकारों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह प्रकार के विवाह को प्रशस्त कोटि का विवाह, जबकि गंधर्व, असुर, राक्षस तथा पैशाच प्रकार के विवाह को अप्रशस्त कोटि का विवाह कहा गया है। आप सभी को पता है हिंदू में 8 प्रकार के विवाह को माना गया है और 8 प्रकार के विवाह में ही ये पैशाच विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये सारे विवाह आ जाते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? जिसमें वधु को खरीद कर लाते हैं और ये ऐसे विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजाति भारत में है। नागा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है, तो ऐसे विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने दी? तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं जिमरमैन ने दी थी। भारतीय स्वायत्तता के स्तरों का परीक्षण करके जिमरमैन ने 3 बुनियादी परिवारों की पहचान की है। किस किस की? ट्रस्टी परिवार, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार। नेक्स्ट देख लेते हैं, पति पत्नी की जो परिधि होती है उसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है पति पत्नी की परिधि इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। इसमें सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रहता, जैसे कि नायर परिवार। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है क्या कहलाता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है उसे मातृतुल्य कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो आप बताओगे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो आप बताओगे भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ये 6 भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, किसने कहा है कि संयुक्त परिवार में अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवारों के करीबी संबंधियों, आम निवास और पितृवर्षीय होने का एक संग्रह है? तो किसने कहा है? संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों के करीबी संबंधियों, आम निवास और पितृवर्षीय होने के का एक संग्रह किया। किसने कहा है? तो यह कहा है सीबी मेमोरी ने। किसने कहा? सीबी मेमोरी ने। नेक्स्ट है हमारा, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है? यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी समूह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को सजातीय परिवार कहा जाता है। कैसा परिवार कहा जाता है? सजातीय परिवार।
बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है? तो प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे कि हिंदुओं में भी है कि एक गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, सपिंड विवाह नहीं करेंगे। लगभग सभी समाजों में निकटगमन अभ्यागमन निषेध संभवतः बहिर्विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है। पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन के बीच विवाह नहीं हो सकता और समाज में भी इस तरह के विवाह को मान्यता प्रदान नहीं है। ऐसे प्राथमिक नातेदारों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध का निकट अभिगमन तथा अभ्यागमन निषेध होता है। नेक्स्ट है हमारा अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो बहिष्कृत करना नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है क्योंकि समाज में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है न कि परिवार का आधार विवाह? तो एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क एक फिनिश समाजशास्त्री, मानवशास्त्री और दार्शनिक थे। वेस्टरमार्क अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विवाह का अधिनियम 1891 के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने इस विचार का खंडन किया कि हमारे आद्य पूर्व पूर्णतः लैंगिक रूप में कामचारी थे। इस संबंध में उनकी युक्ति उल्लेखनीय है कि एक ही परिवार विवाह का एकमात्र सच्चा स्वरूप रहा है और हमेशा रहेगा। उनके अनुसार विवाह का बुनियादी आधार परिवार है न कि परिवार का आधार विवाह। द्रौपदी का पांडवों से विवाह किस बात का उदाहरण है? द्रौपदी का पांडवों से विवाह भातृक विवाह का उदाहरण है। भातृक बहुपति विवाह का उदाहरण है। इसमें एक स्त्री अपनी पति के सभी भाइयों की पत्नी होती है। वर्तमान में भारत में जोनासार बावर के खस तथा नीलगिरी के टोडा लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत में जोनासार बावर के खस तथा नीलगिरी के टोडा लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? तो आप बताओगे द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? तो आप बताओगे हिंदू विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष उपबंध किए गए हैं। स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है। अब स्त्रियां पुरुषों की दासी नहीं रही। विवाह जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं रहा। विवाह कैसा बंधन नहीं रहा? जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं रहा। अब हिंदू विवाह की प्रकृति सामाजिक हो गई है। मुस्लिम विवाह का स्वरूप कौन सा नहीं है? तो मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप होते हैं, निकाह, मुता, फासी तथा बातिल। निकाह कितने प्रकार के होते हैं? निकाह को सही विवाह कहते हैं, यह स्थायी प्रकृति का है। मुता अस्थायी प्रकार का विवाह है जो सियाओं में प्रचलित है। जब कोई मुसलमान 5वीं स्त्री से या किसी मूर्ति पूजक यानी कि जो मूर्ति को पूजा करने वाली हो या बिना गवाह की उपस्थिति के यानी कि कहीं पर भी अकेले में विवाह कर ले, ऐसा विवाह फासिद विवाह कहलाता है। वह विवाह जो शरीयत अधिनियम के अनुसार न किया गया हो बातिल या बेविध विवाह माना गया है। तलाक, इजमा, जिहर, खुला, मुबारक, लियान तथा तलाक तहबीज मुसलमानों में तलाक के स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं? तलाक, इजमा, जिहर, खुला, मुबारक, लियान तथा तलाक तहबीज मुसलमानों में तलाक के स्वरूप हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो आप बताओगे 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? तो हरविलास शारदा ने 1867-1955 के थक प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास किया था। यह कानून अप्रैल 1930 को लागू हुआ जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का क्या नाम है? तो मुबरत प्रकार के विवाह में विच्छेद पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है। इसमें खुला की बात केवल स्त्री की इच्छा ही आवश्यकता नहीं होती बल्कि दोनों की इच्छा आवश्यक होती है। खुला के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद की इच्छा है और यदि उसका पति इस पर राजी हो जाता है तो वह अपने पति को मेहर वापस चुका देती है, अपने आप को विवाह से मुक्त कर लेती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आप बताओगे मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में मुस्लिम स्त्री को निम्नलिखित आधारों पर तलाक देने की छूट देते हैं, जैसे कि पति भरण पोषण करने में असमर्थ हो यानी कि उसका भरण पोषण न कर सकता हो, 7 वर्ष से अधिक जेल में हो, नपुंसक हो, पागल हो या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो या अपनी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो, एक से अधिक पत्नी रखता हो और सबके साथ अच्छा व्यवहार न करता हो। तो ऐसे में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लागू होगा यानी कि 1939 मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम ऐसे में माना जाएगा। निम्नलिखित में से उपागम के श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया। तो किस उपागम को में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया? तो विकास में महिलाएं WID उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है जेंडर विभेद का मुख्य कारण क्या है? तो आप बताओगे जेंडर विभेद का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज है।
नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है, तो आप बताओगे कानूनी व्यवस्था लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है, तो आप बताओगे शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच लिंग समानता से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस बात की मना है, तो आप बताओगे किस बात की मना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किस बात की मना है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है सपिंड विवाह, यानी कि एक पिंड में विवाह, एक गांव में विवाह, एक गोत्र में विवाह, माता व पिता दोनों पक्षों में 3-3 पीढ़ियों के सपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों को कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कब किया गया था, तो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत अधिनियम, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के संपत्ति का अधिकार, तलाक, भरण पोषण कानून आदि के द्वारा किया गया विवाह। कुछ समय पश्चात इसका नाम बदलकर शारदा एक्ट कर दिया गया। शारदा एक्ट 1929 के तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दी गई। यानी कि शारदा एक्ट 1929 के तहत बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध था, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष? 15 वर्ष। नेक्स्ट आ जाता है आपका निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो आप बताओगे अवधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को और वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी व बोडो को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना, तो आप बताओगे उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम वर्ष 2013 में बना। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए, तो आप बताओगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में पास किया गया था, जिसके अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षकारों की समान रूप से सहमति अनिवार्य है। धारा 13 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की अगत्ती प्राप्त करने का हक दे दिया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका भारत में बहुपति विवाह भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह अमान्य व दंडनीय है। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है, तो आप बताओगे मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की तरफ से जाता है, लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है, लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो आप बताओगे बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? शारदा अधिनियम 18 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम क्या है, तो परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम धर्म, प्रजा व रति है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस व किन समुदाय के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है, तो आप बताओगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन समुदाय के उत्तराधिकार अधिनियमों को नियंत्रित करता है। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि किसके उदाहरण है, तो आप बताओगे धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं किसी समाज में विवाह का स्वरूप अतः निश्चित होता है, तो आप बताओगे कि किसी भी समाज में विवाह का स्वरूप कानून द्वारा ही निश्चित होता है। भारत में हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म के विवाह संबंधी कानून अलग अलग हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो आप बताओगे भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था। इसे भारत के लोगों और विदेशों में सभी भारतीय नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो उनके विवाह के लिए विशेष रूप में अधिनियम नियमित किया गया है। इसके मुख्य 3 उद्देश्य बताए गए हैं। कौन से उद्देश्य? 3। कौन कौन से? कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी करना, कुछ विवाह का पंजीकरण करना और तलाक प्रदान करना। नेक्स्ट आ जाता है मुस्लिम विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बताओगे मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में पारित किया गया था। इसमें मुस्लिम स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम को 1939 में पारित किया गया। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 और मुस्लिम विच्छेद विवाह अधिनियम 1939। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं, आपको पहले भी बताया है। हिंदू विवाह में 8 प्रकार है। ब्रह्म विवाह जिसमें पिता अपनी मर्जी से वर ढूंढता है, आर्ष विवाह ऋषि के साथ विवाह,
प्रजापत्य विवाह, जो यज्ञ संपन्न कराता है उसके साथ विवाह पुरोहित के, वो कहलाता है प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह और गंधर्व विवाह प्रेम विवाह हो गया आपका, और राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, प्रशस्त कोटि का विवाह, अंतिम चार को निम्न कोटि का विवाह कहा गया है। भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? तो आपको पहले भी बताया था कि महाभारत में मिलता है, द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से। ठीक है। और जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? तो औद्योगिक विकास के कारण युवक युवतियों को एक साथ कार्य करने का अवसर मिलता है, जिसके कारण वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें अंतरजातीय विवाह करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जातिवाद की बुराई को दूर करने का प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? तो जातिवाद की बुराई को दूर करने में अंतरजातीय विवाह एक प्रभावी समाधान हो सकता है। नेक्स्ट है आपका मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? तो मूल परिवार की अवधारणा मर्डाक ने दी। परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो आप बताओगे कि वंश पर आधारित है। आपसे पूछा जाता है कि मर्डाक के अनुसार प्रत्येक परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है, क्योंकि तो आप बताओगे कि मर्डाक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। नेक्स्ट आ जाता है अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। तो आप बताओगे अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नकारात्मक नियंत्रण का। फिर आ जाता है किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया? तो आप बता दोगे कि के.एम. कपाड़िया ने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है, जबकि इरावती कर्वे ने क्या बताया? इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन किया है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका कि वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, वह कैसे परिवार में माना जाता है? तो ऐसा परिवार एकांकी परिवार, पति पत्नी व अविवाहित बच्चों के परिवार में माना जाता है। नेक्स्ट है आपका विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो संतान उत्पन्न करके प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। फिर आ जाता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो आप बताओगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। कौन सा करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है। जातिवाद का क्या परिणाम है? तो जातिवाद के कारण है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पड़ती है, प्रजातंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है, समाज का नैतिक पतन होता है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना आदि बुराइयां फैलती है। नेक्स्ट आ जाता है लैंगिक असमानता का क्या कारण है? तो आप बताओगे लैंगिक असमानता के कारणों में विकल्प में दिए गए तीनों कारण सम्मिलित है, यानी कि पितृसत्तात्मक सोच कि पिता की परिवार में चलती है और लड़कों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। फिर आ जाता है उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी, कि महिलाओं को बाहर कार्य करने की पूरी छूट नहीं दी जाती। अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कम भागीदारी, कि अर्थव्यवस्था में महिलाएं जब काम नहीं करेंगी तो महिलाओं की कम भागीदारी भी इसका प्रमुख कारण मानी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया जाता? तो भारत में उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण नहीं प्रदान किया जाता। दिए गए अन्य उपाय लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण है, महिला शक्ति केंद्र की स्थापना भी की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी लागू किया गया है, उच्च न्यायालयों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। फिर आ जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो आप बताओगे कि 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका जातिवाद की बुराई को दूर करने का प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? तो आप बताओगे कि अंतरजातीय विवाह, यानी कि किसी भी जाति में व्यक्ति विवाह कर लेता है, कोई ऊंच नीच नहीं मानता, तो ऐसी ही जातिवाद की बुराई को दूर करने में प्रभावी समाधान हो सकता है। मूल परिवार की अवधारणा किसने दी थी? तो आप पहले भी आया था कि मर्डाक ने दी थी। परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो वंश पर आधारित है। यह सब हम ही कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। देख लेते हैं अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना क्या कहलाता है? तो नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है। ये भी हम सब कर चुके हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से कई बार हो जाता है रिपीट, अच्छे से हमारी तैयारी भी हो जाती है अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो। भारतीय संविधान में धर्म को अबाध रूप से मानने वाले व अंतकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप बताओगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने व अंतकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो आप बता दोगे मत्स्य पुराण में मिलता है। 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्यायवाद का संबंध किस धर्म से है? तो आप बताओगे अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। स्यायवाद व अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक कौन व प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह सिंह है और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। फिर आ जाता है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो आप बताओगे अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईस्वी में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध तथा बिहार में बोधि वृक्ष के पीपल के नीचे हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप बताओगे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह सप्तऋषि गुफा में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 251 ईस्वी पूर्व और चतुर्थ संगीति समिति कुंडलवन कश्मीर में। फिर आ जाता है नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो आप बताओगे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं उल्लेखित थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो आप बताओगे संस्कृत भाषा को वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक काल ऋग्वेद के संकलन से शुरू होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो आप बताओगे कि पहली भाषा तमिल है। इसमें भारत सरकार द्वारा 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। और अब देख लेते हैं सारी भाषाओं के घोषणा वर्ष, जैसे कि तमिल को कब हुआ था? 2004 में घोषणा हुई थी इसकी। और संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आप बताओगे भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। इसमें सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा का प्रारंभ ऋग्वेद के संकलन के साथ प्रारंभ होता है। तो ये आपका फर्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।